हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य लॉ एकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपने चैनल पर अभी बीएनएस की लाइव क्लासेस चला रहे हैं और उसके साथ साथ हमने स्टार्ट किया है हमारा एक माइनर एक्ट जो है आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। और इसी सीरीज में आज जो है ये हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेकेंड लेक्चर है। यदि आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर हम जो है ऑल स्टेट जुडिशरी एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस होता है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं और कवर करते जा रहे हैं। तो एमपीएडीपीओ की आप चाहे तैयारी कर रहे हो या आप डीएलएओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी अदर लीगल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सब्जेक्ट्स में जो माइनर एक्ट हैं वो लॉ से रिलेटेड है, लॉ माइनर एक्ट अगर आपके सब्जेक्ट्स में है तो वो हम प्रिपेयर कराते हैं। हम बेसिकली अपनी स्टडीज कर रहे हैं जुडिशरी पर्पज से और एमपीएडीपीओ और डीएलएओ एग्जाम के पर्पज से। अब अदर लीगल एग्जाम की बात करें तो अदर लीगल एग्जाम का मतलब है कि आपके लॉ ऑफिसर के भी एग्जाम होते हैं, आपका सीए में भी जो है लॉ का पार्ट होता है, आपका सीएस में भी जो है आपका लॉ का पार्ट होता है ना। बहुत सारे एग्जाम्स, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी लॉ से रिलेटेड जो पोस्ट निकलती है लीगल असिस्टेंट वगैरह की, उसमें भी जो है आपके लीगल जो लॉ सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं। तो क्या ये क्लासेस उनके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल है? जी हाँ, बिल्कुल ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल है। भले ही हम जुडिशरी की पढ़ाई कर रहे हो, भले ही हम एमपीएडीपीओ या डीएलएओ के एग्जाम की प्रिपरेशन के पर्पस से सब्जेक्ट को कवर अप करते हैं, लेकिन यदि वही सेम सब्जेक्ट आपके सीए में है या आपके सीएस में है या आप अदर कोई लॉ ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हैं या आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर उनमें वो सब्जेक्ट जो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट है या पॉक्सो एक्ट है या आईटी एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो भी माइनर या मेजर लॉज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ जुडिशरी एडीपीओ के पर्पज से, लेकिन वो अदर लीगल एग्जाम्स में भी अगर आपके ये सेम सब्जेक्ट है तो ये क्लासेस आपके लिए हैं, बिकॉज लॉ इज सेम, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर मैं बीएनएस या आपका भारतीय न्याय संहिता जुडिशरी के लिए पढ़ा रहे हैं तो वो एडीपीओ में कुछ अलग होगा या सीएस में वो कुछ अलग होगा या लॉ ऑफिसर के एग्जाम में वो कुछ अलग होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट आपके सिलेबस में जो आपके लॉ के सब्जेक्ट है वो अगर आपके सेम है तो ये क्लासेस आपके लिए हैं। तो आप यदि पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल सिद्ध होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको छोटा सा जानकारी दे दूं, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है वो एक माइनर एक्ट है। कहां कहां? छत्तीसगढ़ जुडिशरी में है, आरजेएस में है और भी अदर स्टेट जुडिशरी एग्जाम में जो है ये आपका माइनर लॉ होता है, इसलिए हमको ये पढ़ना है। अब क्या जिन स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सब्जेक्ट में सिलेबस में नहीं है तो उनको नहीं पढ़ना है? फॉर एग्जांपल एमपी में नहीं है, एमपी जुडिशरी का जो एग्जाम होता है उसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 आपसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर ये जो एक्ट है भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, जिस भी स्टेट जुडिशरी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके सिलेबस में अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 नहीं है तो वैसे मतलब भले ही आपको ये एक्ट अभी नहीं पढ़ना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर आपका सिलेक्शन होता है, अगर आप जज बनते हैं, किसी भी स्टेट में आप बन रहे हैं जज, तो बाद में ट्रेनिंग पीरियड में तो आपको ये एक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जज बनने के बाद सबसे पहले आप बनते हैं सिविल जज क्लास 2। आपके पास आते हैं सिविल मैटर्स, आपके पास आते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स, और उसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट के बिना काम चलता ही नहीं है। तो जैसे ही आपका सिलेक्शन अगर जुडिशरी में होगा और आपके सिलेबस में, स्टेट जुडिशरी में आपके सिलेबस में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 नहीं है तो आपको बाद में ट्रेनिंग पीरियड में वो पढ़ाया जाएगा। जो 2 साल की ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें आपको ये एक्ट पढ़ाए जाते हैं, आपको स्टाम्प एक्ट पढ़ाया जाता है, आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ाया जाता है, आपको एलआरसी बहुत अच्छे से कराई जाती है, क्योंकि आपको सबसे पहले सिविल मैटर्स मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो एक्ट है वो भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल जज बनना चाहते हैं, तो ये एक्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आपके सिलेबस में नहीं भी है तो भी आप ये क्लासेस सुन लीजिए, पढ़ते बाद में रहिएगा। अगर ये वीडियो आपके सामने आ जाता है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का, भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसके लेक्चर से एक बार जरूर सुन लीजिए, थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको हो जाएगा। तो अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और सिलेक्शन होने के बाद तो आपको ये एक्ट पढ़ना ही है। तो बाद में तो ये क्लासेस आपके काम
आने ही वाली हैं। चलिए, तो प्रीवियस क्लास में हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है उसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था, जो इसका फर्स्ट लेक्चर है। जिन्होंने भी नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फर्स्ट लेक्चर की जो है लिंक शेयर कर दूंगी, वहां से आप लेक्चर फर्स्ट देखिए। हमने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाना कि क्या रजिस्ट्रेशन पहले डॉक्यूमेंट्स का होता था, क्या उससे रिलेटेड विधियां थी, पहले इसके पहले कौन कौन से लॉज आए, है ना, क्या ये नया लॉ है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो हमने जाना। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके बैरेक्ट प्रोविजन। तो बैरेक्ट प्रोविजन जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम इसकी कुछ बेसिक सी चीजें देखेंगे। पहले जो आपको पता होना चाहिए कि ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है इसका एक्ट नंबर क्या है। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का एक्ट नंबर है आपका 16। तो आपको एक्ट नंबर थोड़ा सा याद रखना है कि एक्ट नंबर 16 ऑफ 1908। इसका मतलब ये होता है कि 1908 ईयर में, मतलब ये किस ईयर का एक्ट है, 1908 का। तो जब 1908 का समय चल रहा था, ये ईयर जब चल रहा था, उस ईयर में ये 16वें नंबर का एक्ट था। ये संसद से 16वें नंबर पर पारित हो चुका था, ये 16वें नंबर का अधिनियम बना, यानी कि इसके पहले 15 अधिनियम बन चुके थे। ठीक है, तो ये जो एक्ट नंबर ये क्या होता है, ये किसी ईयर में कितने एक्ट बने हैं, ये उनकी गिनती होती है कि जब 1908 ईयर स्टार्ट हुआ होगा तो सबसे पहला एक्ट कौन सा बना, फिर दूसरा कौन सा बना, फिर तीसरा कौन सा बना। तो ये 16वें नंबर का एक्ट था। बस इतनी सी बात है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उसके बाद दो डेट्स जो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हर एक्ट में। पहली होती है डेट ऑफ इनेक्टमेंट, अधिनियमन की तारीख, कि किस तारीख को ये अधिनियमित हुआ है। ये डेट ऑफ इनेक्टमेंट बोलते हैं इसको, अधिनियमन की तारीख बोलते हैं हिंदी में, है ना। और दूसरी डेट होती है डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, लागू होने वाली तारीख, किस तारीख से ये इन्फोर्स हुआ, लागू हुआ। तो डेट ऑफ इनेक्टमेंट, अधिनियमन की जो तारीख होती है वो इसमें बताई गई है कि ये अधिनियमित हुआ 18 दिसंबर 1908। ठीक, तो 18 दिसंबर 1908 एक्ट को, ये क्या है, हमारा जो अधिनियम है, ये जो एक्ट है ये अधिनियमित हुआ। अधिनियमित हुआ या इनेक्टमेंट हुआ, इसका क्या मतलब होता है। डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या होती है, तो देखिए, डेट ऑफ इनेक्टमेंट का मतलब होता है कोई भी जो लॉ हमारे सामने हम पढ़ते हैं उसका एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि कोई भी जो नई विधि है वो कैसे बनाई जाती है। तो हमने पढ़ा है कि जब भी कोई नए विषय पर या कोई नया कानून आना होता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है कि पहले एक बिल, एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जाएगा कि भाई हम क्या क्या प्रावधान बनाना चाहते हैं, हम क्या क्या सजाएं देना चाहते हैं, मतलब एक पूरा ड्राफ्ट तैयार होगा। किसी विषय पर आप कोई कानून बनाना चाहते हैं तो उसका पूरा एक ड्राफ्ट तैयार होता है, ड्राफ्टिंग कमेटी होती है। ड्राफ्टिंग कमेटी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड उसका ड्राफ्ट तैयार करेगी, वो ड्राफ्ट फिर लोकसभा भेजा जाएगा, लोकसभा से जब पारित होगा तो राज्यसभा भेजा जाएगा, फिर राज्यसभा भी जब उस पर अपने कंसेंट दे देगी, और लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों सदनों से वो बिल पास हो जाएगा, ये जो ड्राफ्ट है इसको क्या बोलने लगते हैं फिर, बिल। जब ये लोकसभा में पेश किया जाता है तो इसको बिल शब्द यूज होता है। तो जब ये बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से जब पास हो जाता है तब फाइनली इसको भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास। तो जब ये प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट के पास होती है 3 टाइप की पावर जो उसको मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 में। जो 111 अनुच्छेद है संविधान का, वहां जो हमारे प्रेसिडेंट है, जो हमारे राष्ट्रपति है, उनके पास 3 टाइप की पावर होती है कि जब भी कोई बिल उनके पास पहुंचेगा सदन से पास होकर के, तो पहला जो राष्ट्रपति है वो क्या कर सकता है, या तो उस पर अपनी कंसेंट देंगे या उस बिल को अपने पास रख लेंगे, है ना, इसको कहते हैं वीटो पावर। ठीक है, या फिर उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिए बोलेंगे कि ये जो आपने हमारे पास बिल भेजा है इसके सारे प्रावधान मुझे सही लग रहे हैं, लेकिन कुछ प्रावधान जो है वो मुझे सही नहीं लग रहे, इसमें कुछ आप परिवर्तन करिए। तो वो परिवर्तन करने के लिए रिटर्न किया जाता है वो बिल को। तो जब वो फिर रिटर्न होगा फिर उस पर वो देखेंगे, संसद देखेगी, उस पर फिर वो फॉलो अप होगा जो भी उन्होंने बताए हैं, फिर उस अकॉर्डिंगली फिर वो पास होगा, फिर जाएगा वो फाइनली प्रेसिडेंट के पास। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 1 के अंतर्गत जो है असेंट टू बिल का पावर होता है कि बिल पर अपनी सहमति देने का अधिकार राष्ट्रपति का दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के अंतर्गत। तो जब राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 111
का पावर यूज करते हुए किसी बिल पर अपनी सहमति देता है। अपनी सहमति कैसे देता है किसी बिल पर? उस बिल पर हस्ताक्षर करके। तो जिस बिल पर सहमति देता है, अपने हस्ताक्षर करता है, तो जिस तारीख को जो प्रेसिडेंट होते हैं उस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं, अपने सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। जो प्रेसिडेंट होते हैं जब उनके पास बिल भेजा जाता है फाइनली संसद के द्वारा पास होने के बाद, तब प्रेसिडेंट आर्टिकल 111 के अंडर जब उस पर अपनी असेंट बाय सिग्नेचर देते हैं तो उस डेट को कहा जाता है डेट ऑफ इनेक्टमेंट। तो जिस तारीख को प्रेसिडेंट ने किसी बिल पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, अपनी स्वीकृति दे दी कि हाँ मुझे भी ये जो बिल आप लोगों ने मेरे समक्ष पेश किया बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको कानून बनाया जा सकता है, और अपने सिग्नेचर कर देते हैं कि हाँ, तो ये कहा जाता है कि अब उस तारीख को वो बिल क्या बन गया? एक अधिनियम का रूप। अभी तक वो बिल था, जब तक प्रेसिडेंट की उस पर असेंट नहीं आई थी तब तक वो बिल था। जैसे ही प्रेसिडेंट ने अपने सिग्नेचर करके अपनी असेंट दे दी उस बिल को, वो बन गया अधिनियम, और वो तारीख कहलाने लगती है डेट ऑफ इनेक्टमेंट। यानी कि ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है, इस पर जो हस्ताक्षर हुए वो कब हुए? 18 दिसंबर 1908 को हुए, ठीक है। अब 1908 को जो है इस पर हस्ताक्षर हुए। तो यहां पर अब एक और बात याद रखने योग्य ये है कि ये 1908 का है ना। ये कब का है? 1908 का है। तब प्रेसिडेंट नहीं होते थे, तो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तब गवर्नर जनरल के सिग्नेचर होते थे। तो ये गवर्नर जनरल द्वारा पास किया गया एक्ट है ना। हमारा देश तो कब आजाद हुआ? हमारा देश तो आजाद हुआ है 1947 में। तो 1947 के पहले के जितने एक्ट है हमारी, जैसे सीपीसी वगैरह है, ये है, तो ये सब पहले के एक्ट है। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल की असेंट आई थी, ठीक। तो ये याद रखिएगा। ये तो मैंने आपको नॉर्मली एक कंसेप्ट बताया कि डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या होता है। तो जिस तारीख को प्रेसिडेंट अपने हस्ताक्षर करता है, अपनी असेंट देता है, उसको कहते हैं डेट ऑफ इनेक्टमेंट। यहाँ पर किसकी, ये भी याद रखिएगा, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन एक्ट जो पारित किया गया था, जो उसकी अधिनियमन की तारीख है, तो इस पर किसकी असेंट आई थी? ये अधिनियम किसके असेंट से बना? तो आपको याद रखना है प्रेसिडेंट के असेंट से नहीं, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के असेंट से बना होगा। जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल होंगे उनके हस्ताक्षर हुए होंगे यहाँ पर, क्योंकि ये आजादी के पहले का है। अब उसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट आपकी इन्फोर्समेंट डेट। लागू कब से हुआ? इस तारीख को तो ये सिर्फ अभी अधिनियम बना है, बिल था, पास कर दिया गया, अब अधिनियम बन गया। अब साधारण जनता के लिए ये लागू कब से होगा? तो उसको कहते हैं डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, या इसको कमेंसमेंट की डेट भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट, हिंदी में प्रवर्तन की तारीख, लागू होने वाली तारीख। कब से ये आम जनता के लिए लागू होगा? तो वो तारीख है 1 जनवरी 1909, ठीक है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है हमारा, ये आम जनता के लिए, हम और आपके लिए कब से लागू हुआ? 1 जनवरी 1909 से ये आम जनता के लिए लागू हो गया, ठीक है। ये पूरा एक्ट जो है एप्लीकेबल हो गया होल ऑफ इंडिया पर। तो ये डेट आपको कहां मिलेगी? ये डेट आपको मिल रही है सेक्शन 1 में। जब हम सेक्शन 1 पढ़ेंगे तो सेक्शन 1 में आपको डेट ऑफ इन्फोर्समेंट बताई है कि ये 1 जनवरी 1909 से लागू हुआ। अब यहां पर आप ध्यान रखिए कि ये सेम डेट है किसकी? सीपीसी की। सिविल प्रोसीजर कोड भी जो है, सिविल प्रोसीजर कोड भी जो है हमारा, वो भी 1 जनवरी 1909 को ही लागू हुआ है, ठीक है। तो दोनों की डेट सेम है, ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। टोटल चैप्टर की अगर हम बात करें इसमें, तो आपके टोटल 15th चैप्टर है, टोटल इसमें 15 चैप्टर हैं। सेक्शन की बात करें तो इसमें टोटल 93 सेक्शन हैं, आपकी ध्यान रखिएगा। 15 आपकी चैप्टर हैं और 93 आपकी सेक्शन है। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले इसमें आपको एक प्रीएम्बल दी हुई है। अगर आप लोगों के पास बेयर एक्ट है तो आप लोग थोड़ा सा बेयर एक्ट में भी देख लीजिए, नहीं है तो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। बेयर एक्ट हमेशा साथ में लेकर बैठा करिए। देखिए यहाँ पर कहा गया है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट द अमेंडमेंट इनेक्टमेंट्स रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित अधिनियमितियों का समेकन करने के लिए अधिनियम। तो ये एक्ट का जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, वो क्या है? वो सिर्फ इतना सा है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट से रिलेटेड जितने भी पुराने लॉज बने हुए थे उन सबको कंसोलिडेट करना, उन सबको समेकित करके एक नया लॉ बनाना। समेकित मतलब क्रमबद्ध तरीके से, रीजनेबल तरीके से क्रमबद्ध करके एक जगह पर इकट्ठा करके सारे प्रोविजंस को बना करके और ये एक्ट बनाया गया। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है?
अब आगे हम पढ़ लेते हैं सेक्शन। आप आ जाइए आप पार्ट फर्स्ट पर इसके, ठीक है। तो इसमें जो है आपके चैप्टर्स ना दे करके पार्ट दिए, सॉरी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर चैप्टर्स की जगह क्या वर्ड यूज किया गया है, पार्ट, पार्ट, ठीक। तो इसमें टोटल 15 पार्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। तो पार्ट फर्स्ट जो है वो है आपका प्रिलिमिनरी, और इसमें जो है इसमें है आपकी दो सेक्शन, सेक्शन फर्स्ट और सेकंड सेक्शन जो डेफिनेशन की बात करती है। तो आज हम इसका पार्ट फर्स्ट देखने वाले हैं, ठीक। तो हम क्या देखने वाले हैं आज, पार्ट फर्स्ट। इसमें है आपकी सेक्शन 1 एंड 2। तो सेक्शन 1 जो है वो आपकी बात कर रही है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम इसका है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ठीक है, सभी को पता है ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 इसका क्या हो गया, शॉर्ट टाइटल हो गया। विस्तार की बात करें तो विस्तार के लिए आपको ध्यान रखना है एक्सटेंट। तो अब जो है आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट ये होल ऑफ इंडिया पर लागू है, होल ऑफ इंडिया। पहले इसमें क्या था, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर ये संपूर्ण भारत पर लागू था, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, ठीक है। अब इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। जो आपका जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, वहां पर से एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हटा दिया गया है, ठीक है। होल ऑफ इंडिया ये संपूर्ण भारत पर आपका जो एक्ट है वो लागू है। अब इसकी बात कमेंसमेंट में, इसमें फिर कमेंसमेंट भी दिया है। तो कमेंसमेंट हम देख ही चुके हैं कि कब कमेंस हुआ, ये तो 1 जनवरी 1909 को ये जो है कमेंस हुआ, लागू हुआ। ये होती है आपकी सेक्शन फर्स्ट। अब बात करेंगे हम सेक्शन 2 की, यानी कि डेफिनेशन क्लॉज। तो अब हम देखते हैं इसकी सेक्शन 2, ठीक है। तो देखिए सेक्शन 2 की अगर हम बात करें, सेक्शन 2 है आपकी डेफिनेशन। तो इसमें आपकी टोटल कितनी डेफिनेशन है, 10 डेफिनेशन है। आपको ध्यान रखना है इसमें टोटल जो है आपकी 10 डेफिनेशन है। सबसे पहली जो आपकी डेफिनेशन है, सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो आपकी बात करती है एडिशन की, और हिंदी में लिखा गया है अभिवर्णन, ठीक। सबसे पहली डेफिनेशन है आपकी एडिशन, अभिवर्णन। क्या कहा गया है एडिशन में, अभिवर्णन में, देखिए एक बार हम रीड कर लेते हैं डायरेक्ट लैंग्वेज। अभिवर्णन या एडिशन में कहा गया है, एडिशन मीन्स द प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड द प्रोफेशन, ट्रेड, रैंक एंड टाइटल इफ एनी ऑफ अ पर्सन डिस्क्राइब्ड, एंड इन द केस ऑफ एन इंडियन हिज फादर नेम, और वेयर ही इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज द सन ऑफ हिज मदर देन हिज मदर्स नेम। एक बार हिंदी में भी हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अभिवर्णन से वर्णित व्यक्ति का निवास स्थान और वृत्ति, व्यापार, पंक्ति या उपाधि यदि कोई हो, और यदि वह भारतीय है तो उसके पिता का नाम, या जहां की वह प्रायिक रूप से अपनी माता के पुत्र के रूप में वर्णित किया जाता है, वहां उसकी माता का नाम अभिप्रेत है। ये जो एडिशन है ना, या जो ये अभिवर्णन है ना, ये आपका एक टाइप से एड्रेस का बात कर रहे हैं। कि आपने देखा होगा कभी भी हम अपना एड्रेस बताते हैं तो एड्रेस में हम हर चीज अपना मेंशन करते हैं कि ये हमारा रेसिडेंस है, हम ये बिजनेस करते हैं, या हम ये व्यापार करते हैं, या हम ये जॉब करते हैं, हम इस पद पर हैं, हमारे पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है। तो ये हमारे एडिशन होते हैं। अभिवर्णन मतलब हम एक व्यक्ति हैं तो हमसे जुड़ी जितनी डिटेल्स हैं उसको यहाँ पर एडिशन या अभिवर्णन वर्ड यूज किया गया। ये क्यों यहाँ पर यूज किया गया है रजिस्ट्रेशन एक्ट में, क्योंकि देखिए जब भी हम कभी, रजिस्ट्रेशन किसका होता है, प्रॉपर्टीज का, है ना, कोई भी ट्रांजैक्शन जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसका हम रजिस्टर्ड करा रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, दोनों पार्टीज का नाम होता है ना, किसने किसने खरीदा, ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी सेल की, अब बी के नाम पे ये प्रॉपर्टी आ गई, तो बी के नाम पर ये प्रॉपर्टी आ गई, तो उस प्रॉपर्टी में पूरा अभिवर्णन इसमें जो है, सॉरी, अभिवर्णन जो है, एडिशन जो उसकी है वो सब लिखा जाएगा कि भाई क्या क्या नाम है तुम्हारा, क्या व्यवसाय करते हो, है ना, वृत्ति क्या है, व्यापार क्या है, उपाधि क्या है, भारतीय है तो पिता का नाम, या उसके साथ अगर वो माता का नाम लगाते आए हैं हर जगह तो माता का नाम। तो ये अभिवर्णन या एडिशन, ठीक। तो ये नॉर्मल सी चीज है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ज्यादा याद नहीं रखना है इसको, बस एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, हो गया, ठीक है। तो इसको ज्यादा दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं कि अरे बिल्कुल समझ में ही आना चाहिए। एडिशन का मतलब है आपका एडिशनल जो हम एड्रेस हमेशा बताते हैं, जो हमेशा कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन में अधिकतर
फॉर्म फिल भरते हैं जब हम, तो ये चीजें आप देखेंगे कॉमनली। बैंक में भी आप जाएंगे अकाउंट खुलवाने तो आपको भरना पड़ता है सब, आपका एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आप क्या व्यापार करते हैं, तो ये वही है एडिशन, नॉर्मल, बहुत नॉर्मल फॉर्मेलिटी के लिए ये चीज आपको, लेकिन वर्ड आपको एडिशन बताया गया है कि इसको बोलते क्या है, अभिवर्णन। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट, बुक। यहां पर बताई गई है बुक, पुस्तक। कौन सी बुक है भाई ये? आईपीसी की, सीआरपीसी की, भारतीय न्याय संहिता की, रजिस्ट्रेशन एक्ट की? ये बुक है रजिस्ट्रेशन एक्ट की। यस, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत जो सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार होते हैं, तो रजिस्ट्रार जो बुक अपने पास रखते हैं, जो गवर्नमेंट इनको बुक प्रोवाइड करती है, जिसमें इनको पूरा डेटा, पूरा एंट्री रखना पड़ती है किस किस की प्रॉपर्टी है, वो बुक, यहाँ पर रजिस्टर बुक की बात की गई है। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रार बुक रखते हैं, जो पुस्तक रखते हैं, वो बुक या वो पुस्तक की बात की गई है यहाँ 2 में। तो इन्होंने कहा है बुक इंक्लूड्स अ पोर्शन ऑफ अ बुक एंड ऑल्सो एनी नंबर ऑफ शीट्स connected together with a view of forming a book or portion of a book। तो वो जो बुक रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार रखता है रिकॉर्ड के तौर पर, तो उस बुक का मतलब है उस बुक का कोई पोर्शन भी हो सकता है, उसमें जितने पन्ने, जितने शीट्स लगे हुए हैं, जो टुगेदर फॉर्म करके एक बुक बन रहे हैं, वो भी हो सकता है, तो वो बुक है। ठीक है, पुस्तक के अंतर्गत पुस्तक का कोई प्रभाग आता है, यानी कि कोई पोर्शन आता है, या किसी भी संख्या में ऐसे पन्ने भी आते हैं जो इस दृष्टि से एक साथ संसक्त हो कि उनमें पुस्तक या पुस्तक का प्रभाग बनाया जाए। कुछ पन्ने, कुछ शीट से उन पर नंबरिंग डाल दी गई और उनको इकट्ठा करके उस पर कुछ डेटा लिख के बना दिया गया, और इस पर्पस से उसको यूज कर रहे हैं कि ये एज अ बुक यूज होगी, तो वो पन्ने भी बुक माने जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। क्लियर? अब उसके बाद है तीसरी आपकी डेफिनेशन है आपकी डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट। ठीक, जिला और उपजिला। तो जिला और उपजिला क्या है भाई? यहाँ पर नॉर्मल जो होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट रिस्पेक्टिवली मींस अ डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट के अंतर्गत, रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे, वो यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, जिला और उपजिला से क्रमशः इस अधिनियम के अधीन बनाए गए जिला और उपजिला अभिप्रेत है। तो रजिस्ट्रेशन के पर्पस से इस एक्ट में जिला और उपजिला डिसाइड किए जाते हैं कि कौन से जिले में कौन से रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो किस किस जिले पे लागू होगा, कौन सा जिला माना जाएगा, वहां पर ये फीस लागू होगी, अलग जिले में अलग अलग फीस लागू होगी, तो वो भी आगे प्रोविजन हम देखेंगे। ठीक है, तो बस आपको हेडिंग याद रखनी है कि डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट कहाँ बताए गए हैं, 3 में, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको बुक पूछा जा सकता है कि बुक यहाँ पर कहाँ डिफाइन की गई है, 2 में कौन सी बुक है, ये रजिस्टर बुक जो रजिस्टरिंग ऑफिसर रखता है। नेक्स्ट है आपका 4A में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। 4A, आई होप बोर्ड कवर हो रहा है। 4A इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसमें आपको हेडिंग याद रखनी है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसकी सेक्शन की हेडिंग याद रखनी है कि सेक्शन 2 क्लॉज 4A में क्या बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को डिफाइन किया गया है। हिंदी में भी इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कहा गया है। इसमें बताया गया है कि शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू इट इन क्लॉज R ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट तो 2000 में इसको डिफाइन किया गया है क्लॉज R सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के तहत। तो वो डेफिनेशन जो वहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बताई गई है, वही सेम डेफिनेशन यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। आपको बस क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को यहाँ कहाँ डिफाइन किया गया है, 4A के अंतर्गत। अगर आपसे पूछा जाएगा तो सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कहाँ बताए गए हैं, आपको टिक करके आना है 4A, बस। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है इसमें। नेक्स्ट है आपकी 5 इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट और इंडोर्स। ठीक, 2 वर्ड यहां पर बताए गए हैं, पृष्ठांकन और पृष्ठांकिती। इंडोर्समेंट और इंडोर्स्ड। ठीक, इंडोर्समेंट और इंडोर्स्ड, पृष्ठांकन और पृष्ठांकिती। क्या बताया गया, पढ़िए। इंडोर्समेंट एंड इंडोर्स्ड इंक्लूड्स एंड अप्लाई टू एन एंट्री इन राइटिंग बाय अ रजिस्टरिंग ऑफिसर ऑन अ राइडर और कवरिंग स्लिप टू एनी डॉक्यूमेंट टेंडर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। हिंदी में भी एक बार पढ़िए। पृष्ठांकन तथा पृष्ठांकिती के
अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए निवेदित किसी दस्तावेज की ऊपरिका या आवरक पर्ची पर रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा की गई लिखित प्रविष्टि आती है और पृष्ठांकन तथा पृष्ठांकित ऐसे प्रविष्टि को लागू होते हैं। यहाँ पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है उसमें जितने भी रजिस्टरिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके पास दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्री होती है प्रॉपर्टीज की, तो हर जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद रहा बेच रहा है तो उनके जो है एक जो ट्रांजैक्शन की जो डॉक्यूमेंट बनती है वो कहाँ आती है, रजिस्ट्रिंग ऑफिस में आती है। तो जितने भी ये जो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स पर जब ये इंडोर्स करते हैं, इनके सिग्नेचर लगते हैं। आपकी प्रॉपर्टी आपने बेची और किसी ने खरीदी, तो वो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है ये कैसे प्रूफ होता है, जब आप उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, जब आप वो डॉक्यूमेंट बनवा कर ले जाते हैं अपना सेल डीड वगैरह, उस पर जो है रजिस्ट्रार ऑफिसर जो होता है वो अपने सिग्नेचर करता है, तब ये प्रूफ होता है कि हाँ अब आपकी रजिस्ट्री आपके नाम पे होगी, अब ये मकान आपका है। तो ये जो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर होते हैं ये डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने जो पृष्ठांकन करते हैं या कवर पर जो अपने पृष्ठांकन करते हैं तो उसको कहा जाता है इंडोर्समेंट। तो यहाँ पर इंडोर्समेंट आपका और हमारा नहीं है, नॉर्मल आदमी के इंडोर्समेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसके इंडोर्समेंट की बात हो रही है, रजिस्टरिंग ऑफिसर के। रजिस्टरिंग ऑफिसर, रजिस्टरिंग ऑफिसर जो डॉक्यूमेंट्स पर इंडोर्समेंट करेंगे। इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, अपने सिग्नेचर करना, कोई जो ट्रांजैक्शन है उससे रिलेटेड जो टर्म है वो लिख देना। तो रजिस्टरिंग ऑफिसर जो कुछ उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स आए उनके ऊपर कवर पर या जहां पर भी लिखने के लिए उनको बता, जहां पर उनके सिग्नेचर मैंडेटरी होते वहां पर जब रजिस्टरिंग ऑफिसर अपने इंडोर्समेंट करते तो वो यहाँ पर इंडोर्समेंट और इंडोर्स वर्ड को उसी पर्पज से लिया गया। तो आपको याद रखना है क्या कि यहाँ पर इंडोर्समेंट और इंडोर्स किसके लिए यूज किया गया, रजिस्टरिंग ऑफिसर के लिए। जो ये इंडोर्स कर रहे हैं वो इंडोर्समेंट, ना कि आप और हम, हमारे और आपके सिग्नेचर इंडोर्समेंट यहाँ पर नहीं है। अब है आपका नेक्स्ट सेक्शन 6, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट बन जाती है सेक्शन, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति, इसकी डेफिनेशन हम टीपीए में भी पढ़ते हैं। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज, टीपीए में सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज में इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई है। अगर जिस किसी ने भी नहीं देखी हो तो वो देख लीजिएगा, उसकी जो लिंक है जिसमें मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी को पूरा डेफिनेशन को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, वहां से आप एक बार वो वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो देखिए इन्होंने कहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड। क्या क्या इंक्लूड बता रहे हैं ये भाई, सबसे पहले लैंड, भूमि जो है वो क्या होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। दूसरा ये बता रहे हैं बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग निर्माण। सेकंड क्या हो गया आपका भाई, बिल्डिंग, भूमि, भूमि पे बनी बिल्डिंग क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उसके बाद हेरिडिटरी अलाउंसेस, हेरिडिटरी अलाउंस, ये क्या होते हैं भाई, ये होते हैं आनुवांशिक भत्ते। ऐसे भत्ते, ऐसे अलाउंस जो किसी व्यक्ति को वंशानुगत मिलते आ रहे हैं, हेरिडिटरी मिलते आ रहे हैं, ऐसे अलाउंस क्या बन जाते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाते हैं। ये आपको याद रखना है, यहां से ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। हेरिडिटरी अलाउंस क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, यस। कहां, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंतर्गत हेरिडिटरी अलाउंसेस, आनुवांशिक भत्ते, ऐसे अलाउंस जो किसी व्यक्ति को हेरिडिटरी तौर पर मिल रहे हैं, वंशानुगत मिले चले आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो ऐसे भत्ते क्या बन जाते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट आपका क्या, उसके बाद है आपके राइट्स। कुछ राइट्स होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, जो हमने टीपीए में भी समझे हैं। वो है आपके राइट टू वे, लाइट, फेरी, फिशरी, ठीक है। कौन कौन से राइट्स हैं आपके ये, राइट टू वे, मार्ग का अधिकार, ठीक है। फिर उसके बाद और कौन सा अधिकार है,
राइट टू लाइट, उजाले का अधिकार, बिजली का अधिकार, फेरीज, पराघाट का अधिकार, फिशरीज, ये अधिकार क्या होते हैं? ये आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, ये आपके स्थावर संपत्ति होते हैं। राइट ऑफ वे, निकलने का अधिकार, आपका घर जो है वो बहुत आखिरी में है और उस घर से बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता किसी दूसरे के घर से होते हुए निकलता है और कोई अन्य रास्ता ही नहीं है निकलने का, और उस रास्ते से आपकी पीढ़ियां निकलती आ रही हैं। अब सामने वाला व्यक्ति कहने लगे कि नहीं, मेरे घर से मैं नहीं निकलने दूंगा, तो वो ऐसा नहीं बोल सकता। वहां से निकलने का अधिकार आपका जो है वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो आपका क्या है, स्थावर संपत्ति बन जाता है ये अधिकार ऐसी कंडीशन में। ठीक है, तो ये क्या बन जाते हैं? राइट ऑफ वे, लाइट यहां पर। फिर उसके बाद है आपका राइट, कौन सा हिंदी में क्या बता रहे हैं लाइट को? प्रकाश का अधिकार। ईजमेंट में हम पढ़ते हैं, जब हम ईजमेंट एक्ट पढ़ते हैं, जैसे दो घर हैं, दो घर जुड़े हुए हैं, दो घर के बीच में थोड़ी सी जगह है, वहां पर एक का झरोका बना हुआ है, वहां से उसको बिजली, वहां से उसको क्या होता है, उजाला आता है, उसका ऊपर का पोर्शन है, उजाला आता है। अब पड़ोसी क्या कर रहा है, अपना ऊपर का पोर्शन बना रहा है, तो वो क्या कर रहा है, आपके दीवार से दीवार चिपका दे रहा है, आपका झरोका बंद, आपकी लाइट आना बंद। तो वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि लाइट का अधिकार आपका क्या है, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये आपका स्थावर संपत्ति है और स्थावर संपत्ति पे कोई कब्जा कर नहीं सकता। तो लाइट आने से आपका पड़ोसी नहीं रोक सकता। अगर उसको अपनी दीवार खड़ी करना है तो वो थोड़ी जगह छोड़कर करेगा कि लाइट आना बंद नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसी तरीके से ये फेरी, पराघाट और फिशरी के अधिकार, ये हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बहुत डिटेल में समझे, तो वो वाला वीडियो आप एक बार देख लीजिए। अब उसके बाद क्या है इसमें नेक्स्ट देखिए, एनी अदर बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी और क्या होता है, बेनिफिट, कोई भी बेनिफिट जो आपका प्रॉपर्टी से अराइज हो रहा है। ठीक है, कोई भी अदर बेनिफिट, ऐसा कोई लाभ जो आपको प्रॉपर्टी से मिल रहा है, वो आपका क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट टू रेंट, आपकी संपत्ति है, आप उसको किराए पर दिए, आपका किराया आता है, तो किराया क्या है, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, बेनिफिट है ना वो आपका। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, एंड थिंग्स राइज आउट ऑफ लैंड, एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ। अब ये सारी चीजें हम टीपीए में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, सारी चीजें टीपीए में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। सिक्स्थ आपका क्या बता रहे हैं, ये थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, ऐसी चीजें जो भूमि से जकड़ी हुई हैं, वो स्थावर संपत्ति है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने टीपीए में पढ़े हैं, इससे आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते भी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की बहुत बड़ी आटा चक्की है, वो आटे पीसने का काम करता है, उसकी जो आटा चक्की ही है, वो आटा चक्की कैसी है, वो जमीन में गड़ी हुई है। कभी भी आप आटा पिसवाने जाते हैं, ये बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल है। अब आजकल के लड़के जाते हैं, घर का काम करते हैं या नहीं वो तो वही नहीं पता, हमारे जमाने में तो हमारे भाइयों ने बहुत काम किया। तो जैसे भाई आटा पिसवाने गए, तो आप कभी भी बड़े बड़े आटा चक्की पे जाइएगा, तो जो आटा चक्की होती है जिसमें आटा पिसता है, वो आटा चक्की जमीन में नट पानों से कसी हुई होती है। तो जब वो मशीनरी जमीन से क्या है, अटैच है, जब कोई चीज जमीन से अटैच है तब तक वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब जैसे ही ये मशीनरी, कोई चोर आए, नट पाने खोले और उसने वो मशीनरी हटाई, तब वो बन जाती है मूवेबल प्रॉपर्टी। ये वाले इलस्ट्रेशन में हमने बहुत पढ़े हैं। ठीक है ना, तो जब तक कोई चीज अटैच है फ्रॉम द अर्थ, और वो चीज कैसी है, आपको बेनिफिट दे रही है, ये लिंक हो जाता है। मशीनरी, आटा चक्की आपके जमीन से अटैच है नट पानों से, और आप उससे काम करते हैं, आप उससे पैसे कमाते हैं, बेनिफिट होता है आपको उससे, तो वो आपकी क्या है, स्थावर संपत्ति है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, और परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ। अब बात कर रहे हैं ऐसी कोई चीज जो आपकी अटैच है अर्थ से। अब जैसे बिल्डिंग, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जमीन है, प्लॉट है, लैंड है।
आपने खरीदा है, आपका प्लॉट है, लैंड है, भूमि है, वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब उस भूमि पर, उस लैंड पर आपने बनवाई बिल्डिंग, तो ये जो लैंड है, जमीन थी, उस पे पिलर खड़े हुए, उस पर बिल्डिंग बनी, तो क्या हुआ, भूमि से क्या हो गई, ये भूभद्द हो गई। प्लॉट था, प्लॉट पे आपने पिलर खड़े करवाए, फिर आपने बिल्डिंग बनवाई, तो वो क्या हो गया, अटैच टू अर्थ हो गई ना, बिल्डिंग आपकी लैंड से जुड़ी हुई बनी, अटैच टू अर्थ। अब उस बिल्डिंग में आपने लगवाए क्या, परमानेंटली फास्टेंड थिंग्स। क्यों, मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए। अब आपने जो बिल्डिंग बनवाई भाई, उसमें आपने दरवाजे भी लगवाए, उसमें आपने खिड़की भी लगवाई, और उस बिल्डिंग में जो दरवाजे खिड़की है वो कैसे है, परमानेंटली फिक्स्ड है। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपकी लैंड से परमानेंटली फास्टेंड है, ताकि आप मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट कर सको, वो भी आपका क्या है, स्थावर संपत्ति। मतलब आपके दरवाजे खिड़की जो है वो आपकी क्या है, स्थावर संपत्ति। आप उसको मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। खिड़की दरवाजे कब तक है, जब तक कोई चोर उनके नट पाने खोलकर निकाल ना दे। जब कोई चोर आपके घर में चोरी करने आए और उसने जैसे ही आपके दरवाजे के नट पाने खोले और वो गेट जैसे ही निकला, अब वो क्या है, परमानेंट अटैच नहीं रह गया, और जैसे ही वो परमानेंट अटैच नहीं रह गया, वो निकल गया, तो वो बन जाता है तुरंत उसी पॉइंट पे मूवेबल प्रॉपर्टी। ये सारे एग्जांपल्स हमने टीपीए में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। अब उसके बाद क्या है भाई, बट नॉट। अब देखिए इसमें लास्ट में इसमें लिखा है बट नॉट, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। इस डेफिनेशन में इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये चीजें तो आपको बता दी कि ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, 7 चीजें, लेकिन बट क्या नहीं है, तो इन्होंने कहा स्टैंडिंग टिम्बर, खड़ा काष्ठ जो है वो क्या नहीं है, वो भैया नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी। ग्रोइंग क्रॉप्स, स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास जो हैं, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती हैं। तो फिर ये क्या होती हैं, तो फिर ये होती हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डेफिनेशन में इमूवेबल प्रॉपर्टी तो बताइए, साथ में क्या भी बता दिया कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगी। तो जो भी स्टैंडिंग टिम्बर्स होते हैं, खड़े काष्ठ होते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास जो होती हैं, वो फिर मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक, तो ये आपकी डेफिनेशन क्लियर है। अब 6 के साथ पढ़ लीजिए सेक्शन 9, क्योंकि सबसेक्शन 9, क्योंकि सबसेक्शन 9 में मूवेबल प्रॉपर्टी को ही डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी देख ली। अब यहीं पर हम क्या देख लेते हैं, सेक्शन 2 की सबसेक्शन 9, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन यहीं पर पढ़ लेते हैं। देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या बताया गया है, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स स्टैंडिंग टिम्बर। देखिए अगेन यहां पर इन्होंने बट लगा के लिख दिया कि वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो इन्होंने मूवेबल प्रॉपर्टी में बता दिया कि ये है मूवेबल प्रॉपर्टी। स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, तो ये 3 चीजें क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। कहां, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्लॉज अंडर क्लॉज 9, सबसेक्शन 9 में बताया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में क्या बताया गया है, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, लेकिन उसके अलावा और भी चीजें हैं। क्या, फ्रूट्स अपॉन एंड जूस इन ट्री, जो पेड़ों पर फल लगे हुए होते हैं, जो फल होते हैं वो होते हैं क्या, फल जो होते हैं वो होते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति, लेकिन पेड़ जो है वो होता है इमूवेबल। किसी ने अपने खेत में आम का पेड़ लगाया है, आम के फल उसमें होते हैं, तो आम का पेड़ तो उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि उसकी जमीन से जुड़ा हुआ पेड़ है और वो उसको बेनिफिट दे रहा है क्योंकि वो फल बेचता है, लेकिन जो उसके फल हैं वो मूवेबल होते हैं। उसके बाद जूस, बहुत सारे ऐसे ट्रीज होते हैं जिनके जूस बिकते हैं, है ना, तो जो जूस होते हैं या जो फल होते हैं वो क्या होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। इसके अलावा और क्या है, एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी अदर डिस्क्रिप्शन
एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जितनी भी हमने ये पढ़ ली कि ये मूवेबल है, ये मूवेबल है, ये स्थावर संपत्ति, तो इसके अलावा फिर जितनी चीजें बचती हैं वो सब मूवेबल है। आपकी चेयर है, टेबल है, कुर्सी है, पेन है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, फिर ये जितनी चीजें बचती हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा है वो सारी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक, सिंपल। अब आइए, तो 6 के साथ हमने 9 देख ली, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन जो है आपकी 6A में इंडिया। अब यहां पर इंडिया की डेफिनेशन दी गई है और इंडिया की डेफिनेशन ऐसी दी गई है जिसको देखकर आपका और हमारा सर चकरा जाएगा। और ये इंडिया की डेफिनेशन सिर्फ इस एक्ट में नहीं दी गई है, ये इंडिया की डेफिनेशन बहुत सारे एक्ट में दी गई है और अभी तक इसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा रहा है। और क्यों नहीं किया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब हर एक्ट जो है होल ऑफ इंडिया पर लागू कर दिया गया है जब से जम्मू और कश्मीर इंडिया का पार्ट बना है। लेकिन अभी भी जहां जहां जिस जिस एक्ट में इंडिया को परिभाषित किया गया है, तो इंडिया की परिभाषा में अभी भी क्या चल रहा है कि इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या कह रहे हैं, भारत से जम्मू कश्मीर राज्य का अपवर्जन करके भारत का राज्य क्षेत्र समझा जाएगा। तो डेफिनेशन में अभी भी जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं जम्मू कश्मीर को छोड़कर जो है वो ही इंडिया है। तो भाई साहब निवेदन है हमारा, अगर ये वीडियो पहुंच जाए महानुभावों तक, डेफिनेशन में भी अमेंडमेंट कर दीजिए। बेयर एक्ट जो नए आ रहे हैं उनमें क्यों नहीं अमेंडमेंट कर रहे हैं आप? जब अब होल ऑफ इंडिया पे लागू है तो फिर इंडिया में जम्मू कश्मीर भी आता है। तो अब इंडिया में जम्मू कश्मीर आता है, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन विच इज डिफाइंड अंडर 6A इंडिया में अभी जम्मू कश्मीर लागू नहीं है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टिक करके आना है जब तक अमेंडमेंट होके बेयर एक्ट में आ नहीं जाता। क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन है 7 पट्टा, लीज। लीज को हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी पढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से चैप्टर में लीज पढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कौन सा चैप्टर है रिलेटेड टू लीज और कहां से कहां तक, किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है। ठीक है, तो ये लीज जो है क्या होता है पट्टा, लीज इंक्लूड्स अ काउंटर पार्ट, कबूलियत, एन अंडरटेकिंग टू कल्टिवेट और ऑक्यूपाई एंड एन एग्रीमेंट टू लीज। पट्टे के अंतर्गत प्रतिलेख, कबूलियत, कृषि या अधिभोग करने का वचन और पट्टे पर देने का करार आते हैं। नॉर्मली लीज का मतलब होता है जो भी लैंड होती है, जब कोई एक गवर्नमेंट जो लैंड होती है वो क्या करती है कुछ टाइम पीरियड के लिए अपनी उस प्रॉपर्टी को पट्टे पर दे देती है कि चलो आप इस पर जो काम करना चाहते हैं इस भूमि पर आप कर सकते हैं। जैसे कई किसान होते हैं वो खेत पट्टे पर ले लेते हैं दूसरों के, जैसे कोई गरीब किसान है वो जमीन नहीं खरीद सकता लेकिन उसको खेती आती, तो वो क्या करेगा पट्टे पर किसी से जमीन ले लेगा, साल भर के लिए 2 साल के लिए उस पर अपनी खेती करेगा, तो वो पट्टे पर ले लेता है। तो इसी तरीके से ये इन्होंने बताया कि जो काउंटर पार्ट होते हैं, जो कबूलियत होती है, कबूलियत जो है एक टाइप ऑफ लीज होता है ना, ये पहले बहुत चलता था कबूलियत। उसके बाद अंडरटेकिंग टू कल्टीवेट, वही मैंने बताया, अंडरटेकिंग टू कल्टीवेट मतलब कृषि जो किसान जो होते हैं वो कृषि के लिए ले लेते हैं उधार पर जमीन किसी की, तो उसको लीज बोलते हैं। फिर उधार नहीं बोलेंगे, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए रेंट पर ले ली तो उसको रेंट पर नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं लीज पर लेना। ठीक, तो ये नॉर्मल सी बात हो गई इसमें। अब है इसमें भाई माइनर। माइनर की जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। माइनर, इसमें कहा है कि माइनर कौन होगा, तो इन्होंने कह दिया अकॉर्डिंग टू पर्सनल लॉज होगा। पर्सनल लॉ मतलब हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, दोनों लॉ में एज ऑफ मेजोरिटी अलग अलग है। तो इन्होंने कहा है हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के तहत जो अभी भी बालिग नहीं हुआ है वो माइनर है, जिसने अभी भी मेजोरिटी प्राप्त नहीं की है, जो प्राप्त नहीं हुआ है वो अभी तक क्या है, माइनर है। जैसे हिंदू लॉ में हमने कह दिया कि भैया लड़की जो है 18 साल की होगी, 21 साल की होगी तो हम मानेंगे कि वो बालिग है, तो हिंदू लॉ के अनुसार वो जो है जो इसने 18 साल आयु प्राप्त नहीं की है वो माइनर है। मुस्लिम लॉ में जैसे कह दिया उन्होंने 16 साल है, एग्जाम्पल बता रही हूँ, है ना। तो जो भी पर्सनल लॉ में जो एज बताई गई है कि जब तक बच्चे ये एज प्राप्त नहीं कर लेंगे
मेजोरिटी प्राप्त नहीं कर लेंगे वो माइनर कहलाएंगे। तो वो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पर्सनल लॉ माइनर हैं। ठीक, एक बार लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। माइनर मीन्स अ पर्सन हु अकॉर्डिंग टू द पर्सनल लॉ टू विच इज सब्जेक्ट हैज नॉट अटेन्ड मेजोरिटी। जैसे मैं हूं, मैं हिंदू हूं, तो हिंदू लॉ के अनुसार अगर मैंने मेजोरिटी प्राप्त नहीं की है, यानी कि मैं अभी 18 वर्ष की नहीं हुई हूं, तो मैंने मेजोरिटी प्राप्त नहीं की है, तो मैं माइनर हूं। ऐसे ही मुस्लिम लॉ में जो एज लिमिट बताई गई है अकॉर्डिंग टू दैट वो माइनर होगा। अब है 9 में मूवेबल प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके। लास्ट डेफिनेशन है रिप्रेजेंटेटिव। लास्ट डेफिनेशन है रिप्रेजेंटेटिव। प्रतिनिधि कौन होता है? तो भाई देखिए, प्रतिनिधि होता है जब कोई व्यक्ति अपना मैटर दूसरों के सामने रखने के लिए सक्षम नहीं होता, अपनी बात नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है कि भाई मैं तो काबिल नहीं हूं, मैं अपनी चीजें कर सकूं, अपने काम कर सकूं, अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकूं, तो मेरे जगह पर कोई एक बंदा आके काम करेगा, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। तो ये आम बोलचाल की भाषा में। अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड्स द गार्जियन ऑफ अ माइनर। माइनर जब माइनर हैं, बच्चे हैं, तो बच्चे क्या है, अपना काम स्वयं नहीं कर सकते। बच्चे जो है उनके बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, लीगल एक्टिविटीज कुछ ऐसी होती हैं जो माइनर नहीं कर सकते। जैसे माइनर प्रॉपर्टी खरीद बेच नहीं सकता, तो उसके एवज में कौन कर लेगा काम? गार्जियन। माइनर के गार्जियन जो है वो उसके रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे और उसके लिए प्रॉपर्टी खरीद बेच सकते हैं माइनर के लिए। ठीक है, तो माइनर के केस में गार्जियन कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एंड द कमिटी और अदर लीगल क्यूरेटर ऑफ अ ल्यूनेटिक और इडियट। तो माइनर के केस में तो कौन हो गए? गार्जियन। और इडियट और ल्यूनेटिक के केस में कौन हो गए? कोई लीगल, अदर लीगल क्यूरेटर। ठीक है ना। प्रतिनिधि के अंतर्गत अप्राप्त वय का संरक्षक और पागल या जड़ का सुपुर्ददार या अन्य विधिक प्रतिनिधि आते हैं। तो पागल या जड़ जो है, जो पागल व्यक्ति है, मतलब जो बचपन से ही पागल हैं, जिनकी मतलब बिल्कुल है ही नहीं, दिमाग ऊपर का माला पूरा खाली, तो जो बचपन से ही पागल हैं, तो वो किसके संरक्षण में है? कौन उनके सुपुर्दार है? मतलब वो पागल व्यक्ति भी है तो बचपन से तो कोई ना कोई तो उसको पाल रहा होगा, या तो उसके गार्जियन होंगे, गार्जियन नहीं होंगे तो कोई और होगा, या फिर कोई और विधिक प्रबंधक होगा, उसके लिए किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की व्यवस्था की गई होगी, तो वो रिप्रेजेंटेटिव उसकी जगह पर काम कर लेगा। ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक मीन्स गजनी। ल्यूनेटिक मीन्स गजनी। गजनी के साथ क्या प्रॉब्लम थी? गजनी मूवी में भूल जाता था, याददाश्त की प्रॉब्लम थी, तो जब होश में रहता था तो क्राइम करता था और फिर उसके बाद पागल, कुछ याद नहीं है। ऐसे ही ल्यूनेटिक होते हैं, दिन में तो बढ़िया रहते हैं, मस्त रहते हैं, तुम उनसे बात करोगे तो समझ में नहीं आएगा कि और ये इसको कुछ प्रॉब्लम है, और जैसे अंधेरा होगा, रात होगी, वो उनका पागलपन शुरू हो जाएगा, वो पागल होने लग जाएंगे, वो घर के लोगों को इतना परेशान कर लेंगे, इतने पागल वाली हरकतें करेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, मारेंगे, फेंकेंगे, काटेंगे, मतलब वो जो कर सकते हैं वो करेंगे, आपको अति का परेशान कर लेंगे, उनको कहते हैं ल्यूनेटिक। तो दिन में तो बिल्कुल सही है, बुद्धि सही चल रही है, काम पे जाते हैं, जॉब करते हैं, रात में पता नहीं क्या हो जाता। होते हैं ऐसे लोग, होते हैं मेरे यहाँ है। तो ल्यूनेटिक, तो अब क्या ऐसे व्यक्ति जो है अगर कोई एग्रीमेंट करे, कोई लीगल फॉर्मेलिटी करे, तो क्या इनके द्वारा की गई लीगल ट्रांजेक्शंस वैलिड है? तो दिन में है, जब ये बुद्धि अपने कंट्रोल में है, जब जॉब कर रहा है व्यक्ति, दिन में सही शॉर्ट चल रहा है, तो अगर दिन में इसने कोई एग्रीमेंट किया है, कोई ट्रांजेक्शन किया, वैलिड है। लेकिन रात में नहीं कर सकता। रात के लिए कौन चाहिए? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये होता है आपका डेफिनेशन 10 रिप्रेजेंटेटिव। तो ये होती है हमारी आज की क्लास। आज में हमने फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। नेक्स्ट क्लास में अब हम इसका पार्ट 2 देखेंगे और पार्ट वाइज पार्ट हम इसके देखते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आरजेएस की डेट आ चुकी है, तो जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन एक्ट टफ लग रहा है वो जल्दी से कवर कर ले। कोशिश करूंगी कि डेली लेक्चर डल जाए। तो अगर आपको चीजें समझ में आ रही हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं तो, और पुराने स्टूडेंट्स हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आरजेएस वालों के पास पहुंच सके, बेचारों के पास, छत्तीसगढ़ वालों के पास पहुंच जाए, और जो भी अभी स्टेट जुडिशरी के एग्जाम है, जिनमें है ये एग्जाम, उन तक पहुंच जाए। तो इतनी सी रिक्वेस्ट है आपकी, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और बीएनएस की लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप लोग ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए। ग्रुप में कब बीएनएस की लाइव क्लास होती है उसकी टाइमिंग जो है ग्रुप में डालते हैं, क्योंकि डेली नहीं होती है, हफ्ते में 2 या 3 दिन ही क्लास होती है, और उसकी डिटेल जो है आपको एक दिन पहले ग्रुप में डाल दी जाती है कि भाई कल मॉर्निंग में क्लास है। तो उसके लिए आपको करने पड़ेंगे ग्रुप ज्वाइन। तो ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी इस वीडियो की। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर आपको
टाइमिंग का मैसेज भी मिलेगा और जितने नोट्स अभी तक बीएनएस की 5-6 क्लासेस हो चुकी है तो उसके सारे नोट्स टेलीग्राम पर डाल दिए गए हैं। वहां से आप हैंडमेड नोट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो मैंने खुद बनाए हैं आप लोगों के लिए, तो वो नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे, तो आप जो है ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।